आपका इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। सीधा अहमदाबाद साबरमती से लाइव आप देख रहे हैं मुकाबला का ये स्पेशल एडिशन, क्योंकि चुनावी बिगुल बज चुका है और तमाम राजनीतिक दल अपने अपने पासे फेंक चुके हैं। इंतजार अब जनता किसकी तरफ मन बना रही है इसका किया जा रहा है, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे, अपने अपने वादे जरूर नजर आ रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने उपलब्धियों को गिनाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस का दावा यह है कि बीते 27 साल में कोई वादा बीजेपी ने पूरा नहीं किया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों में भी गुजरात मॉडल का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। इंडोनेशिया में भी आज उन्होंने द्वारका का जिक्र किया, उन्होंने गुजरात मॉडल का जिक्र किया, उन्होंने अयोध्या का भी जिक्र किया है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। बीजेपी से हमारे साथ हैं भावना दवे जी, एक्स एमपी हैं, बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ ही साथ कांग्रेस से हमारे साथ हैं आलोक शर्मा जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत है आलोक जी आपका भी। भावना जी, आप ही से शुरुआत करूंगी, चूंकि अब चुनाव पूरी तरीके से सर पर आ चुका है और चुनावी बिगुल कहा जाए तो पूरी तरीके से बच चुका है। बीजेपी अपने आप को कहां देख रही है, क्योंकि दावे तो बहुत सारे, लेकिन चुनौतियां इस बार कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है और असदुद्दीन ओवैसी भी है। देखो, ऐसा है कि कोई भी चुनाव डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है कि जहां कोई चुनौती न हो, इसलिए चुनौती का सामना करना है तो बहुत ही सामान्य बात है और हमारे लिए तो बिल्कुल सामान्य है। और इस बार हम कोई झूठे दावे नहीं कर रहे हैं, हम जो कह रहे हैं वो धरती पर पैर रखकर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो पूरी 8 महानगर पालिका है, अभी अभी जो लास्ट चुनाव हुए उसमें 8 बीजेपी की है। दूसरा, हमारे यहाँ 31 जिला पंचायत है। मैं आपको बताऊं, सभी जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी की है। हमारे यहाँ अच्छी नगर पालिका है 3000 जैसी, उनमें से 2000 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का है। तो हम कैसे न कहे कि अब जीतेंगे। और इतने काम किए हैं, आप जहाँ पर खड़े हैं वो तो विश्व प्रसिद्ध हो गया है। माननीय आलोक जी ने भी कहा कि ये अच्छी जगह है। तो ये रिवर फ्रंट यहाँ पर जो बना हुआ है वो प्रसिद्ध है। उससे भी ज्यादा बहुत ही देखने लायक जगह हमारे गुजरात में है। उतना ही नहीं, आप देखो तो आदिवासी को भी रोजगारी दी है, गरीबों की भी रोजगारी दी है। स्टार्टअप से हमारे गुजरात में भी कई स्टार्टअप शुरू हो गए हैं। कहने का मतलब बिजली भी 24 घंटे मिलती है और हमारे यहाँ बिजली सरप्लस है। कैन यू बिलीव? बिजली सरप्लस है हमारे यहाँ, हम दूसरों को देते हैं। और सोलार जो ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, तो उसमें हम इतने आगे बढ़ गए हैं कि आज हमें कोई चिंता की बात नहीं है। भावना जी ने बहुत सारी उपलब्धियां गिनाई, आलोक शर्मा जी आपके नाम का भी जिक्र किया। आप भी कायल हो गए क्या गुजरात मॉडल के? मैं तो बहुत दिन से कायल हूं कि मोदी जी ने जिस तरह से और भाजपा ने गुजरात को बंधक बनाकर जिस तरह से इसका बेड़ा गर्क किया है, पूरा देश देख रहा है। एक पीछे अटल ब्रिज है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बनाई है। मैं अभी देख ही रहा था यहाँ पर, तो हमें पता चला कि इस पर भी टिकट लगाया हुआ है। इस पर भी सुना है 1 मिनट का 1 रुपया लगता है। इस पर भी सब कुछ कमर्शियलाइज है। यहाँ पर पूरी तरह से ठेकेदारी प्रथा है। यहाँ हमारे दो की सरकार चलती है। ये अटल ब्रिज तो दिख रहा है, ये मोरबी का पुल भी है जो अभी टूटा था। इस मोरबी में सैकड़ों लोग मर गए और एक व्यक्ति ने जिम्मेवारी नहीं ली। एक व्यक्ति के ऊपर जो मूल थे उनके ऊपर एफआईआर नहीं हुई। एसआईटी हमारी बड़ी बहन है, सांसद भी रही हैं। एसआईटी डीएम ने बनाई, सीएम ने बनाई, पीएम ने बनाई, अभी तक किसी को पता ही नहीं। एसआईटी की कॉपी जरूर लीजिएगा भाजपा वालों से कि एसआईटी किसने बनाई है। 6000 स्कूल बंद कर दिए हैं इन्होंने। पहला राज्य है जिसके अंदर 6000 से ज्यादा स्कूल बंद हुए हैं। ये विधानसभा के पटल पर दिया गया उत्तर है। पहला राज्य है जिसके अंदर 2002 के बाद एक भी गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज नहीं बना है। माननीय अटल जी ने एक केवल भुज में बनाया था, वो भी आज प्राइवेट सेक्टर में है। आप देखिए किस तरह से यूक्रेन से जो रशिया से बच्चे आए थे अहमदाबाद की सड़कों पर घूम रहे हैं। हमारा एमबीबीएस कैसे पूरा होगा? 10,000 करोड़ का कर्जा था इस राज्य के ऊपर, आज 4 लाख करोड़ का कर्जा है। 28 आंदोलन चल रहे हैं। नगर पालिकाओं की हमारी बड़ी बहन ने बात की, 147 नगर पालिकाओं में अभी पिछले दिनों हड़ताल चल रही थी। 22 पेपर लीक हुए। लट्ठा कांड में 100 से ज्यादा लोग कच्ची दारू पी के मर गए। ये गुजरात मॉडल है? ये सरदार बापू का और सरदार का गुजरात क्या ऐसा गुजरात था? आप लोगों ने पूरी तरह से गुजरात को कमर्शियलाइज कर दिया। ये वही स्थान है, मैं तो कहूंगा इंडिया टीवी दिखाए कि ये वो पानी है जिसके ऊपर पिछली बार सी प्लेन उतरा था। अब वो सी प्लेन कहाँ है?
कौन कौन घूमा उस सी प्लेन के अंदर? मोदी जी केवल और केवल जिस तरह से मुद्दों को घुमाना है, आज वहां पर हैं तो द्वारका का भी जिक्र करेंगे, शुक्र है मोरबी का तो नहीं कर रहे हैं। कोरोना में भूल गए गुजरात के लोग कि जिस तरह से सूरत में वो शमशान की जो शवदाह गृह की भट्टी थी वो पिघल कर गिर गई और इनके प्रदेश अध्यक्ष क्या कर रहे थे? रेमडेसिविर इंजेक्शन का कालाबाजारी कर रहे थे। ये मुद्दे जो आप गिना रहे हैं गुजरात से तर, ये मुद्दे तो ऐसे हैं जो पूरे देश भर के हैं, और ये मुद्दे ऐसे नहीं है कि नए मुद्दे हैं। इन मुद्दों को कांग्रेस भुना क्यों नहीं पा रही है? हमेशा जितने भी चुनाव हुए हैं कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत खास नहीं है। देखिए 2002 के बाद से कांग्रेस का वोट परसेंटेज भी बढ़ा है और नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ी हैं। 27 साल पावर में बाहर रहने के बाद भी अगर गुजरात की जनता 80 सीटों के करीब हमें दे रही है तो स्वाभाविक है कि केवल और केवल वो जनता बीजेपी से नाराज है कि बीजेपी ने जिस तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार और 2C मॉडल है, कमीशन एंड करप्शन, इसके अलावा कुछ नहीं है। 2 करोड़ रुपया मोरबी पुल का दिया गया और मोरबी पुल के ऊपर जिस तरह से 2 करोड़ रुपया लगा के लेकर और 12 लाख रुपए मात्र खर्च किए गए। हम पूछना चाहते हैं कि अभी हमारी बहन ने कहा कि हमने यहाँ पर बहुत काम किया है। मैं इनका मैनिफेस्टो लेकर आया था पिछली बार का, मेरी बहन ने शायद पढ़ा होगा इस मैनिफेस्टो को। इस मैनिफेस्टो में से क्या क्या बहन जी आपने कभी इसको देखा है? संकल्प पत्र 2017 का है, इसमें से क्या क्या पूरा हुआ? मुझे पता है, मैं भी ये मैनिफेस्टो बनाने के लिए एक सहायक कार्यकर्ता थी। आलोक जी, अब मुझे आप जरा आपके प्रश्नों के जवाब दे दीजिए ताकि आपको स्पष्टता हो जाए। आपने एक बात है बोली कि एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया, अटल जी ने जो बनाया वही नहीं, सुनिए, मैं गुजरात गवर्नमेंट की आज तो बात ज्यादा करूंगी और साथ साथ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमारे साथ में है। मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ, बता सकती हूँ कि गुजरात में पिछले 20 साल में 20 मेडिकल कॉलेज यहाँ पर हुई है। एक साल में 31 मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ आज है। मैं आपको बता सकती हूँ। सरकार के कॉलेज का नाम बता दीजिए। आलोक शर्मा जी पूछे। क्या सरकार के सहाय से अगर कोई चलता है तो क्या ये गलत बात है? अगर किसी को सहाय देकर जनप्रतिनिधि अगर कोई आए हमारे साथ तो ये गलत नहीं। और सभी कॉलेज प्राइवेट नहीं है और हमारी सरकार ने, वो गवर्नमेंट ने एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी के तय ही चलता हुआ है। दूसरा, आपने मोरबी का जिक्र किया, अच्छा किया। देखो भाई साहब, आलोक जी, मोरबी का जो हुआ उसमें जांच चल रहा है। आप तो जानते हैं कि कोई भी एसआईटी बिठाओ, अभी तक आजादी के बाद कई घटनाएं हुई। आप ले लीजिए अयोध्या का कितने साल हुए, ये जो चुनाव जो आ गया कि भाई ये मंदिर बनना चाहिए। लापरवाही नजर आई। उस लापरवाही का खामियाजा वहां के लोगों ने भुगता, उन लोगों ने जो वहां पर्यटन का लुत्फ उठाने के लिए गए थे। एसआईटी का गठन हो गया, एफआईआर में किसी का नाम नहीं है। उस कंपनी के बड़े लोग कहाँ हैं जिनकी देखरेख में पुल का पुनर्निर्माण हुआ? देखो, मैं अपनी सरकार की ओर से कहती हूँ कि जो भी जिम्मेदार व्यक्ति होगी, चाहे पैसे वाला, गरीब, कोई भी व्यक्ति होगा, किसी को छोड़ेंगे नहीं। एफआईआर नहीं हुई पर सीट तो हो गई है। सीट का गठन होना ही बहुत बड़ी बात है कि सरकार ने तुरंत। और मैं आपको बताऊं, सब लोग ने बचाव कार्य बहुत किया है। आपको मैं आई वॉश लग रहा है एसआईटी का गठन होना, कि आई वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मुझे याद है कि कभी हमारे गुजरात में आई वॉश होता ही नहीं है। मुझे याद है मोरबी होनारत जब हुई थी, हमारे मोदी जी भी बचाने के लिए गए थे। वो एक छोटे से कार्यकर्ता थे। इस बार भी कई लोगों ने बचाया है और बचाने के लिए कोई वाहवाही भी नहीं ली। ऐसे हमारे कार्यकर्ता है, वहां के हमारे एमएलए भी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो खुद पड़े थे। अभी किसी ने बताया न बताया अलग बात है, पर वास्तविकता जो है वो है कि उसने भी अपने कई प्रवासियों को बचाया। भावना जी, हादसा हुआ है तो जिम्मेदारी सरकार की है कि तुरंत रेस्क्यू किया जाए, इसमें कोई वाहवाही वाली बात है नहीं। आलोक शर्मा जी जवाब दे दिया उन्होंने कि मोरबी पर हम गंभीर हैं, और मेडिकल कॉलेज कितने हैं इसका भी जवाब दे रही हैं। मैं बता देना चाहता हूं, मेरी बड़ी बहन है, 31 कॉलेज हैं मेडिकल के, 10 गवर्नमेंट के हैं, 21 जो है प्राइवेट हैं। 10 में से 9 कांग्रेस के शासनकाल में बने, एक मात्र जो है अटल जी ने भुज में बनवाया और वो भी आज प्राइवेट हाथों में चला गया। खैर, वापस आते हैं।
मोरबी की बात कर लेते हैं। मोरबी में कौन पानी में कूदा और वो कह रहा था देखो देखो फोटो तो ठीक से आ रहा है, उस व्यक्ति को टिकट दिया गया। दूसरी चीज, 2 साल पहले ही वहां पर विधायक थे, उनका टिकट क्यों काट दिया गया? अब हम पूछना चाहते हैं, आपने इतना काम किया, 40 विधायकों के टिकट काट दिए, और वो डबल इंजन का एक इंजन वर्कशॉप में कहाँ खड़ा हुआ है? रूपानी साहब कहाँ है? नितिन पटेल जी कहाँ है? पूरा मंत्रिमंडल क्यों बदल दिया गया आपने? मुझे लगता है कि पूरी सरकार फेल थी। उसका सीधा सीधा कारण एक ही था। मोरबी के अलावा भी ये कोरोना के एक फोटो देखिए, ये सूरत का वो शवदाह गृह है जो बिल्कुल पिघल कर गिर गया था, और हालत ये थी कि ये लोग ऑक्सीजन और बेड तक नहीं दे पाए थे। क्या गुजरात की तुलना आप बिहार से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, उन पिछड़े राज्यों से करेंगे? मुझे लगता है कि गुजरात पूरी तरह से लोकतांत्रिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी बंधक बनाया हुआ है, प्रशासनिक तौर पर भी। आज ही हमने इलेक्शन कमीशन में एक कंप्लेंट की, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। तमाम चीजें हैं। मैंने कहा 10,000 करोड़ से 4 लाख करोड़ पर कर्जा पहुंच गया। बेरोजगारी जो है वो 2 लाख के करीब थी जिस दिन मोदी जी यहां पर सीएम बने, आज 40 लाख से ज्यादा है। तलाती का एक पद निकलता है, 1700 वैकेंसी निकली, 340 वैकेंसी निकली थी, 17 लाख बच्चों ने अप्लाई किया, 22 पेपर लीक हुए। मेरी बड़ी बहन ने अभी कहा कि यहाँ पर मजबूती से हम काम करते हैं। मैं पूछ रहा हूँ, लट्ठा कांड में एसआईटी बनी थी, वो कहाँ तक पहुंची? अच्छा, आपने टिकटों का भी जिक्र किया। कांग्रेस की भी कितने ऐसे नेता हैं जो आपका हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी ने टिकट देकर उनका स्वागत कर दिया। तो ये कौन से ऐसे पहिए हैं कांग्रेस के जो बार बार निकल कर भाग जाते हैं? देखिए, पहिए तो निकल रहे हैं, लेकिन हम तो ये लग रहा है वो पहिए निकल के वहां लग क्यों जाते हैं? आपने इतना काम किया, इतना विकास हुआ, 40 विधायकों के टिकट काट दिए, डबल इंजन में से एक इंजन घर भेज दिया आपने, दूसरे इंजन का पता नहीं है, 22 लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस से गए हैं मूलभूत तौर पर। तो आपके पास कैंडिडेट नहीं है क्या? आप अगर आपने विकास भी किया है पूरी तरह से कहीं पर, शहरों के अलावा आप गाँव में आज तक क्यों नहीं? यानी आप ये तो मान रहे हैं कि कांग्रेस की पकड़ अब ढीली हो रही है और इसीलिए एक एक करके लोग जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिएगा, कांग्रेस 125 सीटों के साथ सरकार बना रही है। इनको 412 रुपए का सिलेंडर महंगा लगता था। हमारी बड़ी बहन है, ये भी किचन चलाती होंगी अपना, लेकिन 1150 का सस्ता है। आप देखिए किस तरह से पेट्रोल, डीजल, तमाम चीजें। आप देखिए किस तरह से 10 लाख लोगों ने पासपोर्ट अपना सरेंडर किया। मैक्सिमम गुजरात के लोग हैं, मैक्सिमम व्यापारियों का पलायन हुआ है। भावना जी, ये तो सारे मुद्दे रहे, लेकिन बात जिन पहियों की आ रही थी कि जो कांग्रेस की गाड़ी से पहिए निकलते हैं, आप उन्हें अपनी गाड़ी में क्यों जोड़ लेते हैं और स्वागत भी करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से ऊपर उठाकर उनको टिकट भी देते हैं? आपने गाड़ी का जिक्र किया तो जरूर मैं गाड़ी पर बात करूंगी। गाड़ी इतनी लंबी हो रही है, आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता हो, संगठन हो सबसे बड़ा, तो वो बीजेपी का है। तो अभी किसी को मन होता है कि हमें ये पार्टी अच्छी लगती है, पार्टी का काम अच्छा लगता है, पूरे विश्व में हमारी मोदी सरकार ने इतनी हमारी गौरवशाली हमारी उपलब्धि की है, तो क्यों ना आए? किसी को मना तो नहीं कर सकते। राजनीति में अगर हमारे यहाँ से कांग्रेस में कोई आएगा तो क्या हम रोक लेंगे? अगर आपको रोकना हो तो आप रोकिए, हम ऐसे मना नहीं करते। जो अपनी इच्छा से आता है उसी को हम लेते हैं, और हमारी पार्टी में हमारी विचारधारा के अनुरूप करना पड़ता है। दूसरा, आपने रोज अपने भी नाराज हो जाते हैं? नहीं, देखो, अब ये क्या है कि राजनीति में चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। तो इस गणित के हिसाब से जो भी अच्छा लगता है हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड करती है। तो अपने कार्यकर्ताओं को नाराज कर देंगी? नहीं, कोई नाराज नहीं होता। ये तो मानवीय स्वभाव है। कभी किसी की टिकट कटी, मान लो कि हमें घर में 2 चॉकलेट में से हमारे छोटे भैया को 2 दे दी, हमें 1 दी या तो नहीं दी, तो छोटे को राजी रखते हैं। ये तो मैं एक सामान्य उदाहरण देती हूँ, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि रोजगारी में आज गुजरात का नंबर 1 है। हमारे यहाँ बेरोजगारी मात्र 1% है। मैं माननीय शर्मा जी से पूछना चाहती हूँ कि आपके राजस्थान में क्या है? आपके राजस्थान में पेट्रोल के और डीजल के भाव क्या है? गुजरात में क्या है? मैं अभी शामला जी दर्शन करने गई थी। आपको पता होगा शामला जी, वो चेक पोस्ट है गुजरात राजस्थान के बीच की। तो वहां मैंने एक बोर्ड देखा कि भैया गुजरात से पेट्रोल भरवा लो, डीजल भरवा लो, और राजस्थान से गाड़ियां आती है, हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल भरवाते हैं, और जो राजस्थान जाते हैं वो भरवा कर यहाँ से जाते हैं, खाली होकर यहाँ आते हैं। अपने टाइम पे चश्मा कोई और लग जाता है क्या, क्योंकि आपके जो शासित राज्य है उनका जिक्र कर रही हैं भावना जी? देखिए, भावना जी मेरी बड़ी बहन है, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन गुजरात की तुलना राजस्थान से की जाए, और गुजरात की तुलना शुक्र है इन्होंने बिहार से नहीं की। गुजरात का अपमान है कि अगर आप पिछड़े हुए राज्यों से अगर आप गुजरात की तुलना करें, गुजरात पहले से ही बहुत आगे था। लेकिन आज मुद्दा ये है, हम तो बार बार पूछ रहे हैं, आपके सबसे विश्व में बड़ा संगठन है, कैंडिडेट कांग्रेस से चाहिए आपको, क्यों?
सबसे ज्यादा कार्यकर्ता आपके पास है, कैंडिडेट भी कांग्रेस से। जब आपके आपके जो होते हैं वो हमारे पास आते हैं, तो फिर ये आपने जो हाथ वाला पहना है ना वो नहीं पहनते, ये मेरा कमल वाला पहन। तो ऐसा क्यों, क्या हो जाता है आलोक शर्मा जी? आज आप बता दीजिए कि ये कमल वाला छोड़कर, ये हाथ वाला छोड़कर कमल वाला पहन लेते हैं। मैं केवल ये कहना चाहूंगा, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स 3 दिन के लिए मुझे दे दो, अगर इनके आधे कैंडिडेट बैकआउट ना कर जाएं तो। नीमा बेन आचार्य इनकी स्पीकर थी, हमारे यहीं से गई थी पार्टी से। जैसे ही उनका टिकट काटा, 12 घंटे के अंदर 300 जगह इनकम टैक्स की रेड हो गई भुज के अंदर। सबको मैसेज दे दिया, अगर किसी ने चूक की तो इनकम टैक्स वाले, ईडी, सीबीआई वाले तैयार खड़े हुए हैं। इनके पास एक वॉशिंग मशीन भी है, उसमें डालते हैं, बिल्कुल साफ करके नीट एंड क्लीन करके निकाल देते हैं। बीजेपी में जो चला जाए वो ना तो भ्रष्टाचारी होता है, वो महा संस्कारी हो जाता है। वो चाहे 15 साल बलात्कार में जेल में भी रहा हो, वो बीजेपी में आ जाए तो वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं, चाहे कठवा हो, हाथरस हो, कोई केस हो, बीजेपी में जाना चाहिए। बस मुझे लगता है कि आज का जो मूल मुद्दा है वो ये है कि बेरोजगारी चरम पर है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, तलाती का पद, 300 साढ़े 300 वैकेंसी और 17 लाख एप्लीकेशन। फिर ये कह रहे हैं कि गुजरात में तो बेरोजगारी है ही नहीं। अभी सीएमआई का आंकड़ा 22 तारीख का, पिछले महीने का बता रहा हूं मैं, 11.5% 20 साल से 24 साल में बेरोजगारी की दर गुजरात की है। आप राजस्थान की तुलना कर रहे हैं, आप गुजरात की तुलना या फिर हरियाणा से भी कर लीजिए। हरियाणा में 38% बेरोजगारी है, वो तो आपका राज्य, वो नंबर 1 था। राज्यों की तुलना मत कीजिए। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार दूंगा, देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2 करोड़ रोजगार छीन लिए। मोदी जी ने कहा था अभी 6 महीने पहले कि 8 लाख 10 लाख हम रोजगार देंगे। 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मंत्रियों ने, बड़े बड़ों ने। गुजरात के युवाओं को कितने सेंट्रल गवर्नमेंट में पिछले 6 महीने में रोजगार मिले हैं, उस पर व्हाइट पेपर। अच्छा, रोजगार पर जवाब दीजिएगा, लेकिन ईडी सीबीआई का जिक्र आप बार बार करते हैं आलोक शर्मा जी। ईडी सीबीआई का डर इतना बैठ क्यों जाता है आपके नेताओं में? इस पे मैं जवाब दूं, लेकिन उससे पहले एक तो वॉशिंग मशीन वाला सवाल था कि आपके पास कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन है कि जो नेता दागी होते हैं उनके दाग फटाफट धुल जाते हैं? नहीं, पहली बात तो मैं शर्मा जी से ही, आलोक जी से ही जानना चाहूंगी कि ऐसा आपने कहाँ से ढूंढ लिया है वॉशिंग मशीन? आप बाद में बताना इसके। पर मैं ये बात कहती हूँ कि वैधानिक संवैधानिक प्रक्रिया जो होती है, आप भी बहुत मंजे हुए राजनीतिज्ञ है और आपको पता है कि किसी भी केस में जो काम चलता है वो चुनाव के आने से रुक नहीं जाता। अगर आप कहते हैं कि चुनाव आया है और ये सब हुआ है तो बिल्कुल गलत बात है। जब चुनाव होते हैं या नहीं होते, क्योंकि हमारे देश में कभी पंचायत के चुनाव होता है, कभी तालुका पंचायत के चुनाव होता है, कभी जिला पंचायत के चुनाव होता है, कभी विधानसभा के चुनाव होता है, कभी पार्लियामेंट के लोकसभा के चुनाव होते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है जो चल रही है वो प्रक्रिया तो चलेगी। अगर बीच में कोई चुनाव आ गया तो इसमें किसी पार्टी का दोस्त तो नहीं है, ये आपको समझना चाहिए। लेकिन टाइमिंग आपकी बड़ी गजब की है। जैसे ही गुजरात चुनाव आने वाले हुए, आपने यूसीसी का एक बार फिर से जिन बोतल में से निकाल दिया। फिर प्राची आपने वही बात दोहराई कि ये चुनाव आए और आपने ये कहा, ऐसा बिल्कुल 27 साल से सरकार थी मैडम आपकी यहाँ पर, 27 साल से याद नहीं आई? चल ही रहा है हमारे यहाँ। आप अगर पेपर उठाकर देख लो, सब आप देख लो, पूछ लो हमारे सरकार में एक बार कि कितनी जगह आपने रेड पाड़ी है। अभी पाड़ी है ऐसा नहीं है, वो काम तो चल ही रहा है। जहां पर कुछ दिखाई देता है वहां रेड पड़ती है और उसमें हमारा कोई हिस्सेदारी नहीं है। हम तो जो होता है उसको कुछ हम बोल नहीं सकते, ठीक है। ईडी सीबीआई क्यों याद आता है जब आपके यहाँ से नेता चले जाते हैं? तो क्यों नहीं देखते आपके हमारे अंदर क्या कमी रह रही? क्योंकि बहुत बड़े बड़े लीडर्स भी गए हैं आपको छोड़कर। मुझे बिल्कुल पूरी तरह से मुझे ऐसा लगता है, मैंने एक बहुत भारी स्टेटमेंट दी कि मुझे आप 3 दिन के लिए दे दीजिए, आधे कैंडिडेट अगर विड्रॉ ना कर जाए तो। किसी का भी इनकम टैक्स की आप एक उठा लीजिए, उसके इतने लॉज हैं, आप उनको 1 महीना 2 महीना जेल में रखिए, कौन पूछ रहा है? लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिस तरह से यहाँ पर 10 बच्चे भी कोई एक विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। गुजरात पूरी तरह से लोकतांत्रिक तौर पर बंधक बना हुआ है और उसके बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी मोदी साहब को काले कुछ कागज दिखा दिए गए, उनका विरोध किया गया, सूरत के अंदर पासा लगा दिया गया उन 4 बच्चों के ऊपर, एनएसयूआई के बच्चों के ऊपर। ये गुजरात बना दिया है आपने। ये गांधी का और सरदार लाठीचार्ज बिहार में भी हुआ था नौकरी मांगने पे। देखिए, लाठीचार्ज होना, लाठीचार्ज एक अलग चीज है। लाठीचार्ज नौकरी मांगने पे नहीं हुआ था, लाठीचार्ज सब जगह हुए हैं। हम तो पूछ रहे हैं भाई, हम तो 8 साल पहले हमें तो जनता ने नकार दिया, हम शायद रोजगार नहीं दे पाए होंगे, लेकिन अब आपने कितने दे दिए उसका उत्तर दे दीजिए। यूपीएससी और एसएससी पे ताला लगने के कगार पे, बैंकों में रिक्रूटमेंट नहीं है, रेलवेज प्राइवेटाइज हो गया है। ये पुल बनाया तो इस पे भी 30-30 रुपए का टिकट लगा दिया। 92 पुल आइडेंटिफाई हुए हैं
गुजरात गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए, खतरे के निशान से ऊपर हैं वो कमजोरी में, उसके बाद भी वो चल रहे हैं। 1 नवंबर में जब मोरबी गिरा तो इसकी कैपेसिटी 12,000 से घटाकर 3,000 कर दी। मतलब कोई सरकार नहीं चल रही। इतने सारे मुद्दे हैं तो आपके जो चेहरे हैं या आपके जो बड़े नेता हैं, जो आपके शीर्ष नेतृत्व में, वो क्यों नहीं आ रहे जनता के बीच में? कहाँ है राहुल गांधी? क्यों नहीं बता रहे कि देखिए ये प्रॉब्लम है, आप हम पर विश्वास करिए, हाथ को एक बार फिर से हाथ से जोड़कर देखिए। देखिए, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में है, पूरा देश जानता है, और भारत जोड़ो यात्रा चुनाव जीतो यात्रा नहीं है। जल्द वो आ भी रहे हैं और आप देखिएगा मोदी जी, अमित शाह जी इसलिए हैं, उनको पता लग रहा है, उन्होंने तो मान लिया, स्वीकार कर लिया है। जब पूरा मंत्रिमंडल आप बदल दें, सारे विधायकों के टिकट बदल दें, तो स्वाभाविक है उनको लग गया है कि हम हार रहे हैं। चुनाव लड़ने से पहले भाजपा ने हार मान ली है और कांग्रेस ठंडे ठंडे गामडे गामडे काम कर रही है। ठंडे ठंडे गामडे गामडे काम कर रही है क्या? आलोक जी, बहुत ही आप शांति से बोलते हैं, मुझे अच्छा लगा। बात ये है कि आपने ये क्या बात किया अभी, वो राहुल गांधी वाला यात्रा वाला यात्रा का बात किया आपने, तो गुजरात भी भारत का ही हिस्सा है और यहाँ से तो हमारे गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इतने बड़े बड़े महान विभूति है आई थी, तो यहाँ पर तो यात्रा करनी चाहिए। हम वेलकम करेंगे राहुल जी का, ऐसा नहीं कि हम विरोधी पार्टी का वेलकम नहीं करते, मैं तो आपका भी वेलकम यहाँ करती हूँ। तो कहने का मतलब है कि ये गुजरात को क्यों छोड़ रहे हैं, चुनाव में हिमाचल प्रदेश क्यों नहीं गए, यही बहुत बड़ा प्रश्न है। और आप तो जानते हैं आपकी पारिवारिक राजनीति यहाँ कैसी चलती है। अभी मैं ज्यादा इस पर नहीं बोलूंगी, पर मैं जरूर बोलूंगी कि आपके यहाँ बेरोजगारी 30% है, आपके यहाँ पेट्रोल डीजल के भाव बहुत ज्यादा है। परिवारवाद का आपने जिक्र किया, लेकिन आरोप तो ये भी लगा रहे हैं कि यहाँ पर भी रिमोट कंट्रोल की सरकार है, मुख्यमंत्री क्यों बदलने पड़ गए 2-2 बार? देखो, रिमोट कंट्रोल की आप अगर बात करेंगे तो इनका रिमोट कंट्रोल 10 जनपद में है, ये मैं जानती हूँ। चाहे कई प्रमुख बदल लो, अध्यक्ष बदल लो, पर आपका रिमोट कंट्रोल तो वही है। अब पंजाब में हमने देखा क्या किया था, वो अभी भूले नहीं इंसिडेंस पंजाब का चुनाव का। और राजस्थान में अभी जो हुआ, अभी खड़के जी आए, उससे आगे वो जो राजस्थान के 2 महानुभाव, खुद सीएम और वो है अपने पायलट जी, ये दोनों के बीच में क्या हुआ, ये तो चुनाव आ गए, सब शांत कर दिया। बाकी वहां भी इतना हो रहा है। अब वैसे आलोक जी तो नहीं बोलेंगे, पर आप लोग जो दिखाते हैं ना, तो हमारी नजर में आ जाता है। हमारे यहाँ तो देखो, बिल्कुल सच बात करती हूँ, स्टार्टअप स्टैंड अप शुरू हो गया है। जो आरोग्य लक्ष्य योजना है बहुत अच्छी प्रधानमंत्री की चल रही है, आयुष्मान योजना, आवास भी गरीबों के लिए बनाए। अगर आप चाहो तो मैं आपको मैं ले चलती हूँ। उपलब्धि बता रही है, लेकिन राहुल गांधी का इंतजार है इनको। कब आएंगे राहुल गांधी गुजरात? जी, मैं धन्यवाद करूंगा, हमारी बड़ी बहन जो है राहुल जी का जरूर वेलकम कर रही है, पर लेकिन बहन जी का। आप बिल्कुल, लेकिन आप उसके बाद भी बीजेपी में बनी रहे, हमारी शुभकामनाएं उसके लिए भी हैं। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि साहब यहाँ तो गरीबी नहीं है और सब चीजें, विदेशी मेहमान आते हैं तो यहाँ अहमदाबाद में सड़कों पर व्हाइट चुन्नी लगाकर उस गरीबी को छुपाया जाता है। 31.5% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है गुजरात में आज भी। ये इनके सरकारी आंकड़े हैं, मेरे नहीं हैं। आप देखिए, कह रहे थे कि 2022 आएगा, भाइयों बहनों मित्रों सबको डबल, क्या वो पता नहीं क्या क्या था, किसान की आमदनी डबल हो जाएगी। 32 रुपए से घट के 27 रुपए पे आ गए। मूंगफली का उत्पादन गुजरात के अंदर 8.5 लाख टन इस बार कम हुआ है और एमएसपी से 30% कम पर बिक रहे हैं। ऊंझा का आप देखे जाकर जीरे के व्यापारी से क्या हालत है। बीजेपी गंजों को कंघी बेच दे, बीजेपी की आदत है ये तो हमारी बड़ी बहन है, मैं इनसे कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मोदी साहब, अभी आप जो प्रधानमंत्री 6.5 करोड़ लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन ले आए, हंगर इंडेक्स में देश नीचे चला जाए, पर कैपिटा इनकम 25% कम हो जाए जिस देश की, बेरोजगारी चरम पर चला जाए, वो भी वोट मांग रहा है। नैतिक अधिकार नहीं है बीजेपी। फिर मेरा घूम फिर के वही सवाल है कि कांग्रेस अपने अंदर की जो कलह है उससे जूझ रही है, जिसकी वजह से मुद्दे नहीं पहुंचा पा रही जनता तक। मैंने कहा ना, देखिए कलह हर पार्टी में होती है, स्वस्थ लोकतंत्र में कलह आपस में होना बहुत जरूरी है। नितिन पटेल जी का मैं बयान अभी गुजरात समाचार में 4 दिन पहले पढ़ रहा था, जिस दिन उनका टिकट कटा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आपको बताइए एमएलए बना दें और मंत्री ना बनाए, मैं क्यों लड़ूं एमएलए का। इनके यहाँ एक प्रक्रिया हुई थी, सेंस प्रक्रिया, बहन जी को पता होगी, उसमें रूपानी जी ने भी टिकट मांगा था और नितिन पटेल जी ने भी। कहा गया कि नहीं, चुपचाप घर जाके बैठ जाओ, सबकी फाइल रखी हुई। हमारे यहाँ फाइल कल्चर नहीं है, इनके यहाँ फाइल कल्चर है, सबकी फाइल बना के रखते हैं। और इनका तो रिमोट कंट्रोल, एक यहाँ पर एक्स सिविल सर्वेंट है, क्या कैलाश नाथन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सारा रिमोट कंट्रोल उन्हीं के पास है।
एक्ट डिफेक्टो सीएम वो हैं, सीएम का नाम लोग नहीं जानते हैं। आपका झगड़ा लेकिन सड़क पर आ जाता है आलोक शर्मा जी, बड़ी फजीहत होती है आपकी। फिर वो तो आज राजस्थान में कमलम- क्या हुआ वो हम सब ने देखा है। आज कमलम के बाहर भी देखिए, आपके यहाँ भी ऐसा ही होता है क्या? मांगने के लिए। नहीं नहीं, आलोक जी ने बहुत अच्छी बात की कि ये हुआ, वो मंत्रियों के नाम भी लिए। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ एक छोटे से बूथ लेवल के कार्यकर्ता को भी टिकट मांगने का अधिकार है। पहली बात ये। दूसरी बात, अगर टिकट मांगी तो उसे बुरा नहीं माना जाता। तीसरी बात, अगर टिकट मांगी और नहीं मिली तो वह कार्यकर्ता बैठ जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो निकल जाएगा। ऐसे नितिन भाई ने जो कहा कि मैं मेहसाणा से बाहर नहीं निकलूंगा, मैं मेहसाणा में काम करूंगा, अधिक, आपने ये भी पढ़ा होगा, अधिक लीड से मैं जिताऊंगा। वैसे ही हमारे विजय भाई भी, देखो टिकट मांगना गुनाह नहीं है हमारे यहाँ, नहीं, छोटा सा रिप्लाई अच्छा है टिकट मांगना, ये अच्छी बात है। कब मांगते हैं? बिल्कुल, देखिए नितिन रूपाणी जी को इन्होंने छोटा सा कार्यकर्ता बना दिया, हमारी विजय बहन विजय रूपाणी जी को और नितिन पटेल जी को, कि हमारे यहाँ सबको अधिकार है, छोटे से कार्यकर्ता को भी। मतलब ये लोग छोटे से कार्यकर्ता थे जिनको सीएम बना दिया था आपने, जिसको डिप्टी सीएम बना दिया था, और फिर जब फेल हो गए, ये तो कहते ही है कि हमारे यहाँ तो छोटा से छोटा कार्यकर्ता ऊंचे पद पर बैठता है। बात है, उससे आगे की बात करूं भैया। डमीज कल्चर है। नहीं, ऐसा नहीं पहली है। बार एमएलए आया उसको बना दो सीएम, ऐसा कोई नहीं एक्सपीरियंस नहीं उसको, कोई भाषण नहीं उसका, डमी कल्चर है। नहीं, डमी कल्चर है सुनिए, हमारे जो गृह मंत्री है केंद्र के, आप जानते हैं अच्छी तरह से, अमित भाई, मैं और अमित भाई साथ काम किया। मैंने देखा है दीवार पर सब सूत्र गुजरात के लगाने गृह का। मंत्री, और सुनिए सुनिए गुजरात के सुनिए, गृह आगे मंत्री NSUI में आगे थे हमारे। आगे थोड़े दिन सुनिए पहले तक भैया, कांग्रेस में आगे थे। सुनिए। हमारे मोदी जी वो स्कूटर लेकर प्रचार करते हुए मैंने मोदी जी को देखा है, उनके साथ काम किया है। तो विजय भाई की क्या बात है, और भी नेताओं की क्या बात है। सबसे पहले हमारे यहाँ कहा जाता है कि नेता कार्यकर्ता में कोई भेदभाव नहीं है, सभी नेता कार्यकर्ता है, सभी कार्यकर्ता को ऐसा ही अधिकार है। कहने का मतलब है कि जब जैसे हमारी सरकार ने एक अच्छा सा सूत्र दिया है प्रजा को, सबका साथ सबका विकास, और वही करके दिखाए हैं। जो संकल्प पत्र में हमने दिया था उससे भी ज्यादा काम हमने किया है यहाँ गुजरात में। इतनी सारी उपलब्धि है, फिर मैं सवाल दोहराऊंगी कि फिर आपको मुख्यमंत्री क्यों बदलने पड़े? जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही थी तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपने मुख्यमंत्री बदले? देखो, ये पार्लियामेंट्री वार्ड का विषय होता है। मैं एक कार्यकर्ता की तरह से काम करती हूँ, पर मैं पार्लियामेंट्री वार्ड में नहीं हूँ। अगर इसका जवाब आपको चाहिए तो नेशनल प्रवक्ता से या तो पार्लियामेंट्री वार्ड से आप पूछिए, जाकर नड्डा जी से पूछिए। ये सवाल उधर दिल्ली पूछने का है, गुजरात में नहीं। चले, इस सवाल का लेकिन जवाब देखिए गुजरात के लोगों के पास है नहीं आलोक शर्मा जी, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट ये उठा रहे हैं। और आपने भी एक बात कही कि जो यहाँ के गृह मंत्री हैं वो NSUI के कार्यकर्ता थे और पहले कांग्रेसी थे, फिर उसके बाद भाजपा ही हो गए। यही तो सवाल है, क्या हो गया है देश की सबसे पुरानी पार्टी को? कह रहा हूँ, तभी तो मोरबी जैसे कांड हो रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को जो बिल्कुल नौसिखिए हैं उनको मंत्री और मुख्यमंत्री बना देते हैं आप। गवर्नेंस का कोई एक्सपीरियंस जिनको नहीं है, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। आप केवल सब कुछ दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से गुजरात को चलाएंगे तो गुजरात के लोग माफ़ नहीं करेंगे। आप जितने मर्जी टिकट काट लीजिए, जितने मर्जी कर लीजिए, इस बार कोरोना के 4 लाख मौतें यहाँ पर चीख चीख कर कह रही हैं, वो बिल्कुल इनके जख्म नहीं भरेंगे, ना मोरबी के जख्म भरेंगे। आप जितने मर्जी शेरो शायरी कर लीजिए, चाहे विदेशों में जाके प्रचार कर लीजिए, इस बार गुजरात परिवर्तन करेगा, कांग्रेस आवे छे। परिवर्तन किसके चेहरे पर होगा? क्योंकि बीजेपी बार बार कह रही है हमारे पास तो चेहरे हैं, कांग्रेस के पास कौन है, विकल्प कौन है जनता के लिए? मुझे आज बहन जी लिख के दे जाएं कि भूपेंद्र पटेल जी अगले मुख्यमंत्री रहेंगे चुनाव के बाद। किसी को पता नहीं है कौन बदल जाएगा, वहां से एक फोन आएगा, इसको हटा दो, फाइल रखिए, फाइल भेज दो उसके घर, उसको बता दो कल चू नहीं करनी, वो चुपचाप घर बैठ जाएगा। इनका जवाब तो देंगी भावना जी। अपनी पार्टी का बताइए ना, आप क्यों नहीं चेहरा तय कर पाते हैं? लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है प्राची जी, लोकतंत्र में एमएलए बनते हैं, वो अपना लीडर तय करते हैं। हमारे यहाँ वहां से नागपुर से जो है संघ परिवार से एक पर्ची नहीं आती है कि साहब इसको बना दो और इसको हटा दो। खैर अब तो वो भी खत्म होता जा रहा है, अब तो संघ और मोदी जी के बीच में भी दूरियां कम। 10 जनपद का जिक्र करेंगे फिर भावना जी के, आपके तो वहां से फैसले होते हैं। अगर वहां से फैसले होते तो विवाद ही नहीं होता। हमारे यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र से भी कहीं ना कहीं कई बार हम देखते हैं अति लोकतंत्र हो जाता है, जब विवाद खड़े होते हैं। इनके यहाँ तो पूरी तरह से वो जर्मनी वाले थे ना, वो वाली शाही है। तो मौजूदा सीएम रहेंगे आगे भी सीएम? ये सवाल आलोक शर्मा जी का, चिंता भी है आपकी पार्टी के लिए? सभी सवालों का जवाब मैं पूरी शांति से दूंगी आपको। पहली बात तो मेरे पास ये अधिकार नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री बदलूं या न बदलूं।
आलोक जी ने कहा लिख कर दो, तो वो मैं कैसे लिख कर दूं? मैं तो एक छोटी सी प्रवक्ता हूँ, कार्यकर्ता हूँ, राइट। दूसरी बात, आपने आगे जो कहा कि वो रिमोट कंट्रोल से चलता है, दिल्ली से आता है। अरे भूपेंद्र भाई के आने के बाद बहुत अच्छे काम हुए, तो अच्छी बात है। गुजरात को क्या कौन करता है उससे मतलब नहीं है। गुजरात की वो होते हैं ना, शांति, सलामती और सुख समृद्धि, यही महत्व की आज हमारा व्यापार बहुत अच्छी तरह से बढ़ गया। सबसे ज्यादा मूड़ी रोकाण, इन्वेस्टमेंट अगर कहीं आता है तो गुजरात स्टेट में आता है। सबसे ज्यादा स्टार्टअप जहां पर शुरू हुआ है वो गुजरात में शुरू हुआ है। किसी को ये जानना जरूरी नहीं है कि गुजरात गवर्नमेंट ने किया या दिल्ली गवर्नमेंट ने किया, पर बात यह है कि लोग जानते हैं कि सरकार अच्छी तरह से चलती है। यहाँ कोई झगड़े नहीं होते हमारे, न पानी के झगड़े, न बिजली के झगड़े, कोई झगड़े नहीं। आज कृषि वाले भी बहुत अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हैं। हम गांव में 24 घंटे बिजली देते हैं। आप राजस्थान में अब बता दो एक बात प्लीज। मैं आपसे कहती हूँ, आप राजस्थान में कह दो, बता दीजिए आपकी क्या उपलब्धि है दूसरे राज्यों के। राजस्थान, अरे हमारा देश का अच्छा सा राज्य है जी, बिल्कुल अच्छा सा राज्य है और उन्नति करेगा। जो न्यूनतम मजदूरी दर है राजस्थान में 365 रुपए और गुजरात में 285 है। अभी राजस्थान से न्यूनतम मजदूरी में ही मुकाबला कर लो, इतना ही कर लो, बस काफी रहेगा गुजरात के लिए। मैं गुजरात वर्सेस राजस्थान नहीं बनाना चाहता हूँ। गुजरात हमेशा से समृद्ध रहा है, यहाँ के व्यापारी हमेशा से रहे। स्टार्टअप अगर आए हैं तो सरकार ने थोड़ी ना बनाए, रूपानी जी ने थोड़ी ना स्टार्टअप अपने घर में बनाए, लोगों ने बनाए हैं। स्टार्टअप लोग बनाएंगे। एंटरप्रेन्योरशिप हमेशा से गुजरात में रही है, लेकिन हम तो पूछ रहे हैं वो स्टार्टअप इंडिया, बैटअप इंडिया, लेटअप इंडिया, मेक इन इंडिया, वो सब कहाँ है? इकोनॉमी रेक इंडिया है। डॉलर 84 के पार क्यों चला गया? गुजरात के लोग पूछना चाहते हैं। बहुत लोग वहाँ पटेल लोग रहते हैं, वो पूछ रहे हैं भाई क्या कर रहे हैं आप लोग। दूसरा वो सवाल ये पूछते हैं कि भाई बार बार आप लोग जो ये बात करते हैं एजुकेशन की, बहुत अच्छा एजुकेशन, तो वो जो कई हजार बच्चे यूक्रेन से और वहाँ से आए थे उनको कब और कहाँ एडमिशन दिलवाएंगे? और अंतिम सवाल है, ये मोरबी वाली एसआईटी कब तक काम पूरा कर लेगी और लट्ठा कांड वाली एसआईटी कहाँ तक पहुंचे? जरूर। पहले तो आपने 2-3 सवाल किए। क्या सवाल किए आपने? कि मोरबी से पहले आपने जो कहा ना, पहला सवाल कि अगर बहुत अच्छा अर्थव्यवस्था चल रही है तो डॉलर क्यों गिर रहा है? बस याद अच्छी तरह कि डॉलर क्यों गिर रहा है। पहले तो आप डॉलर नहीं, रुपया गिर रहा है। रुपया गिर रहा है, सॉरी। अब डॉलर उठ रहा है, अब डॉलर हम नहीं गिर रहे हैं। नहीं, डॉलर का गिरने का, क्योंकि आज ही आपने सुना होगा कि जो होती है ना खुर्दा महंगाई और थोक महंगाई, दोनों में कमी आई है अक्टूबर में। नहीं, कमी आ गई है। देखो ऐसा मैं झूठ नहीं बोल रही, झूठ नहीं बोलती, क्योंकि यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है, आप लोग जान रहे हैं, फिर भी अच्छी तरह से हम लोग चला रहे हैं। और दूसरा, विजय रूपाणी के घर या भूपेंद्र जी के घर पर स्टार्टअप, उनको नहीं, स्टार्टअप के लिए हमने स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं कौशल्य वर्धन योजना। आप जरूर हमारा अभ्यास कीजिए, हमारी गुजरात की सरकार का अभ्यास जरूर कीजिए। हम भी चाहते हैं कि राजस्थान में ऐसा हो। तो कौशल्य वर्धन योजना है, यूनिवर्सिटी। राजस्थान की चिंता तो है, लेकिन महंगाई खत्म करने के वादे आपने कहे थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, इसकी अब की बार मोदी सरकार, खत्म नहीं हुई महंगाई। आज का मैंने आंकड़ा बताया आपको कि महंगाई घट रही है। और आपको मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां पर है वहां महंगाई को कंट्रोल किया है हमने। ऐसा नहीं कि एकदम बढ़ जाए। और हम गरीब लोगों को आज भी हमारी सरकार अनाज देती है। कोरोना में भी शुरू किया था, उनको भी अनाज चालू है आज। और जो गरीब परिवार है उनको 15-15 किलो एक परिवार को हम अनाज, गेहूं। महंगाई तो एक ऐसा मुद्दा है, बेरोजगारी तो एक ऐसा मुद्दा है आलोक शर्मा जी, जो आप हर चुनाव में उठाते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा फिर वही मैं घूम फिर के आ गई, कांग्रेस को क्यों नहीं हो रहा है? इस बार देखिएगा, महंगाई एक वास्तव में पूरी तरह से वो हाई महंगाई डायन खाए जाते हैं, पूरी तरह से डायन बन गई है। और बहन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो 80 करोड़ लोगों को ये फ्री फंड में राशन दे रहे हैं, इनके सांसद कह रहे हैं फ्री फंड में, और नमक जो है देश जो है वो मोदी जी का खा रहा है। ऐसा अहंकार नहीं होना चाहिए। देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से, नहीं, आपकी बात नहीं कह रहा हूं मैं, जिन लोगों के बयान है मैं उनकी बात कर रहा हूं। लेकिन जिस तरह से अर्थव्यवस्था को इन्होंने डिरेल किया है, पूरा देश देख रहा है। आप देखिएगा, समय आने दीजिए, इस बार कांग्रेस आएगी, कांग्रेस जीतेगी।
कितनी सीटें ले आएंगे? ये तो दावा कर रहे हैं बड़ी बड़ी सीटों का। देखिए, ये तो इनके यहाँ तो वो है ना, चाणक्य भी हैं और भविष्य विजेता अमित शाह जी भी हैं। 100 पार, 150 पार थी, इस बार फिर 100 से नीचे रहे। हम कह रहे हैं, हमने ग्राउंड पे सर्वे किया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने जो रिपोर्ट दी है, 125 के पार इस बार कांग्रेस जाए। 125 सीट तो आपने कह दी, लेकिन बीजेपी कह रही है कि यहाँ तो विपक्ष में नंबर 1 नंबर 2 की लड़ाई हो रही है, क्योंकि केजरीवाल भी हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी हैं और कांग्रेस भी है। देखिए, उनकी बी और सी टीम प्रॉपर काम कर रही हैं थोड़ा सा, लेकिन अभी मेहनत और उनको करने की जरूरत है। उनकी जो बी टीम है वो तो आम आदमी पार्टी और सी टीम ओवैसी जी हैं। मुझे लगता है उनका खाता नहीं खुलेगा। मैं अभी दूसरे न्यूज़ चैनल पे था, मैं पर्ची में लिख के दे के गया था, दे के आया हूँ, और मैं इंडिया टीवी को भी बता के जा रहा हूँ कि मैं पर्ची पे लिख के दे के जा रहा हूँ कि केजरीवाल की पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। और अगर ऐसा हुआ तो मैं इंडिया टीवी के दर्शकों के साथ आके माफी मांगूंगा कि आपका विश्वास तोड़ा। वो तो उत्तराखंड में भी सरकार बना रहे थे, उनका जो सीएम कैंडिडेट था वो बीजेपी का प्रवक्ता है। अब देखिए गढ़वी साहब कब बीजेपी ज्वाइन करते। लेकिन पंजाब से आपकी जमीन तो खिसका दी थी आम आदमी पार्टी ने। पंजाब की सिचुएशन दूसरी थी, लेकिन पंजाब ने आम आदमी पार्टी की भी 1 महीने के अंदर जमीन खिसका दी। उनका जो लोकसभा वहाँ भी गृह क्लेश भारी पड़ गया कांग्रेस पर। पूरी तरह से जो लोकसभा का चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन भगवंत मान की सीट पर आम आदमी उसको भी हार गई। ये तो अब दावा कर रहे हैं इनकी सरकार आ रही है। ए बी टीम और सी टीम भी बता दिया आम आदमी पार्टी को और असदुद्दीन ओवैसी को। जब इतनी उपलब्धियां हैं तो बी और सी की जरूरत क्या है? मैं भी ये प्रश्न कर रही हूँ। मेरे यहाँ मेरा इतना बड़ा संगठन है। मैंने सबसे शुरुआत में बताया कि नगर पालिका ये वो कितनी सब हमारे पास है, ये आपने बताया। अगर हमारे पास इतना सारा है प्रजामत, तो हमें बी सी टीम की जरूरत ही नहीं है। हम खुद में सक्षम है। हम अहंकार नहीं करते, हमारी जनता को हम पर भरोसा है, इसलिए हम सक्षम है और हमने काम किया है। चलिए, तो आने वाला वक्त बताएगा। मेरे पास वक्त खत्म हो गया। भावना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी और भावना जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आप देखते रहिए इंडिया टीवी, लगातार पल पल की ग्राउंड रिपोर्ट आपको मिलती रहेगी गुजरात से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।